तो गाइस लेट अस डिस्कस एंथ्रोपोलॉजी। एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो हमने साइटोजेनेटिक मेथड्स को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में जहाँ तक। अब हम करेंगे बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड में हम स्टडी करते हैं। एक तो बायोकेमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है और जेनेटिक्स का यूज़ किया जाता है। इसको दोनों के सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल मेथड। तो हम क्या करेंगे इसमें बेसिकली बायोकेमिकल मेथड में हम जो मेटाबॉलिक सिस्टम में जो जीन्स एसोसिएटेड होते हैं, जो उसके साथ जीन्स रोल प्ले करते हैं, उन जीन्स की अबनॉर्मलिटीज़ को हम स्टडी करते हैं। ओके, क्या अबनॉर्मलिटीज़ हमने। ओके, तो इसके लिए हम जो है बायोकेमिकल सब्सटेंस प्रिपेयर करते हैं और उनको हम एनालिसिस करते हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन इसमें हम करते हैं बायोकेमिकल मेथड से। ओके, दूसरा हम करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो बायो से हम क्या करते हैं, जिसमें हम प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं। ओके, तो प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं कम्प्लेक्स मिक्सचर के साथ। इसमें हम उसकी प्रोटीन को आइसोलेट करके प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में हम उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने की कोशिश करते हैं, हम उसके फंक्शंस स्टडी करने की कोशिश करते हैं हम प्रोटीन के। ओके, तो इसमें ओके तो इसमें हम करते क्या है, प्रोटीन की प्यूरिफिकेशन करते हैं। ओके, क्रोमैटोग्राफिक मेथड्स, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। तो हम चार्ज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रोटीन की हम सेपरेशन करते हैं। ओके, जो प्रोटीन्स हैं उनको हम बड़े प्रोटीन्स को छोटे प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फास्ट चलते हैं। ओके, तो लार्ज प्रोटीन से फिल्टर नहीं हो पाते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको सेपरेशन करते हैं लार्ज प्रोटीन को स्मॉल प्रोटीन से, और चार्ज के बेसिस पे भी हम प्रोटीन को सेपरेशन करते हैं। और एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी हम क्या है, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हम प्रोटीन को रिमूव किया जाता है। ओके, तो प्रोटीन को हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, रिमूव करके हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो ये है बायोकेमिकल मेथड। इसमें प्रोटीन को हम अलग करते हैं, लार्ज को स्मॉल से अलग करते हैं, चार्ज के बेसिस पे हम प्रोटीन को अलग करते हैं। इसमें हम जेनेटिक और बायोकेमिस्ट्री के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हम बायोकेमिकल मेथड बोलते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सेपरेशन करते हैं। ये भी एक टेक्निक है। ओके, तो हम प्रोटीन को अलग करते हैं इसमें। ओके, इसमें हम लेबोरेटरी में सेपरेट करते हैं, हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, हम डीएनए को सेपरेट करते हैं, हम प्रोटीन मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं, आरएनए को सेपरेट करते हैं साइज के बेस पे और इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पे। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करेगा, अब उसको जो है वो जब फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फास्ट, लार्जर मॉलिक्यूल्स लार्ज मूव करते हैं। ओके, तो हम बेसिकली लार्जेस्ट अलग हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट अलग हो जाएंगे, तो डीएनए बैंड्स हम तैयार करेंगे। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया बायोकेमिकल मेथड से, किस तरह से हम लार्ज को स्मॉल से अलग करते हैं, चार्ज को लेस चार्ज से अलग करते हैं, न्यूट्रल से अलग करते हैं। तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी करते हैं और प्रोटीन फोरेफिकेशन मेथड भी हम अपनाते हैं। ओके, उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल मेथड। अब इम्यूनोलॉजिकल मेथड से हम क्या करते हैं कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी के साथ एसोसिएटेड हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्टडी करते हैं। ओके, तो इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं, इससे हम जो जीन्स हैं हम जीन्स को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ओके,
तो इसका बेसिकली क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम हमारा किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, वो जो हमारे वाइट सेल्स होते हैं उनके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वाइट सेल्स में, उनकी वजह से वो हमारे जो है इम्यून सिस्टम को हमारे रेगुलेट करता है। ओके, तो अब इम्यूनोग्लोबिन्स, तो 5 आईजी आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से IgA होता है, IgD होता है, IgE होता है, IgG होता है, ADEGNM। तो अब इनमें वेरिएशंस होती हैं। ओके, तो हम एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज को सेपरेट करते हैं और प्यूरिफाई करते हैं। ओके, तो इससे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि इसका जेनेटिक बेस क्या है, जेनेटिक बेसिस ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हम ब्लड ग्रुप सिस्टम को और RH सिस्टम को भी हम स्टडी करते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स में हम जो जेनेटिक बेसिस है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, हम उसको स्टडी करते हैं। कौन से ऐसे जीन्स हैं जिनको हम जो हमारे इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स को इफेक्ट करते हैं। इसमें हम जो 5 जो आइसोटॉप्स हैं इम्यूनोग्लोबिन्स के, जैसे IgA, IgD, IgE, IgG, IgR, ADEGM, तो वेरिएशन जो है इनमें देखी जाती है, स्टडी की जाती है। ओके, तो इसमें हम जो हमारे जो जीन्स होते हैं, है ना, जो हमारे वाइट सेल्स में होते हैं जीन्स, तो उसको हम स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन क्या है इम्यूनोलॉजिकल मेथड का, बायोकेमिकल मेथड का, तो इसमें इम्यून डिसीजेस को हम स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम को हम स्टडी करते हैं। ओके, हम जीन्स थेरेपी को स्टडी करते हैं। ओके, ये हम इसमें हम स्टडी करते हैं। इसमें हमारा आता है DNA टेक्नोलॉजी एंड रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड रिकम्बिनेंट DNA। इसमें हम क्या करते हैं, जीन्स को हम इंसर्ट करते हैं। ओके, जैसे रिकम्बिनेंट DNA हो गया या फिर DNA हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो हम इसमें जो है हम होस्ट ऑर्गेनिजम्स में हम DNA इंट्रोड्यूस करते हैं, जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारे साइंस में, हमारे मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में। इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। हम जो जीन्स होता है लिविंग सेल में, उसको हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। ओके, तो हम इसमें वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं, DNA फ्रैगमेंट को हम इंसर्ट करते हैं, उसको मतलब रिकम्बिनेंट। हम DNA फ्रैगमेंट को इंसर्ट करते हैं कहाँ पे, वेक्टर के साथ, तो हमें मिल जाता है रिकम्बिनेंट DNA। तो 4 मेन स्टेप्स हैं जो कि रिकम्बिनेंट DNA में इस्तेमाल होते हैं। हम आइसोलेट करते हैं, उसको कट करते हैं, उसको ज्वाइंट करते हैं, तो DNA को एम्पलीफाई करते हैं। ओके, तो अब इसका एप्लीकेशन क्या है। अब जेनेटिक डिफेक्ट से क्या होता है, कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, फैक्टर G की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इनके लिए हम क्या होता है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना, डायबिटीज़ हो जाती है, डवार्फिज्म आ जाता है, ब्लड क्लॉटिंग में, तो मिसिंग प्रोटीन जो है ना, डिफेक्ट्स जो होगा, डेफिशिएंसी जो होगी प्रोटीन्स की, है ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम मिसिंग प्रोटीन्स को हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हम प्रोटीन को री इंट्रोड्यूस करते हैं, हम DNA को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये इसकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इसकी एप्लीकेशन है। इंसुलिन में हम
इसको क्या करता है फॉर यूज इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो क्या होता है अगर इंसुलिन हम प्रॉपर मात्रा में अगर प्रोड्यूस ना हो तो डायबिटीज़ हो जाता है, क्योंकि हमारे जो ग्लूकोज है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज फॉर यूज इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ओके, तो ये हमें इसमें आपको ये देखने को मिलेगा। हम जीन थेरेपी भी देते हैं। जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। जो डिफेक्टिव जीनोटाइप है उसको हम मॉडिफाई करते हैं, है ना, फंक्शनल जीन, तो जीन थेरेपी। तो हमने डीएनए और रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में हमने जीन थेरेपी को देखा। हमने इंसुलिन में इसकी जीन थेरेपी है, इसकी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में यूटिलिटी है, इसकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूटिलिटी है। तो हम इंसुलिन को देखेंगे। इंसुलिन चाहिए होता है हमारी शुगर को मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जब इंसुलिन कब प्रोड्यूस होता है तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो हम प्रोटीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, इंसुलिन मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, इंसुलिन हम प्रोड्यूस करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ओके गाइस, तो हमने देखा कि क्या है जेनेटिक्स में। हमने डिफरेंट टेक्निक्स है, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स को हमने पढ़ा। हमने जो डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के, ए डी ई आईजी आईजीई आईजी एच है। तो इन उसके बाद हम देखा हमने वेक्टर को डीएनए फ्रैगमेंट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम मॉडिफाई करते हैं डिफेक्टिव जीन्स को जीन थेरेपी में। हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, हम डी ट्विन स्टडी करते हैं, हम को ट्विन मेथड स्टडी करते हैं, अडॉप्शन मेथड स्टडी करते हैं। ओके, हम इसके आगे साइटोजेनेटिक मेथड स्टडी करते हैं, बायोकेमिकल मेथड स्टडी करते हैं, कार्योटाइप एनालिसिस, क्रोमोसोमल कार्योटाइप एनालिसिस करते हैं। तो ये इन सब चीज़ों का हम डीएनए को उसकी हम क्या करते हैं, हम उसके बैंडिंग पैटर्न को स्टडी करते हैं। हम क्रोमोसोम्स है कितने, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, पोजीशन कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, इसको हम स्टडी करते हैं डीएनए में। तो हमें पता चलता है कि कौन से डिसऑर्डर्स कौन कौन से एसोसिएटेड है, इनके रिलेटेड कौन कौन से डिसीज़ हमने पढ़ी। हमने पढ़ा सिस्टिक फिब्रोसिस पढ़ा, हमने हंटिंगटन्स डिसीज़ पढ़ी, हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, हमने नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ी, क्रिकेट्स पढ़ा हमने। ओके, तो ये जिन चीज़ों की पढ़ते हैं। हमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इसकी यूटिलिटी को पढ़ा। तो जेनेटिक्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, वुमन की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ हार्मोन के लिए, और डिफरेंट डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, डिसीज़ को देखने के लिए, अबनॉर्मेलिटीज़ को स्टडी करने के लिए, चाहे वो हमने देखा हो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो, ट्राइसोमी जिसको बोलते हैं, या फिर एक और हमने पढ़ा डाउन सिंड्रोम हमने देखा, इसमें ट्राइसोमी 21 देखने को मिलती है। एडवर्ड सिंड्रोम है जिसमें ट्राइसोमी 18 देखने को मिलती है। उसमें हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा, पटाउ सिंड्रोम पढ़ा। तो पटाउ सिंड्रोम में हमें ट्राइसोमी 13 देखने को मिलती है ना। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम पढ़ा हमने। ओके, तो एक और है वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो इनको हम स्टडी करते हैं, इनको इनके डिफेक्टिव इनके ऑफस्प्रिंग में, प्रोजेनी में होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उनको हम स्टडी करते हैं। ओके गाइस, तो आगे हम देखते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या चीज़ है ना। तो उससे पहले हम देखेंगे, हमने देखा कि जीन थेरेपी में एक्सप्लेनेशन, वैक्सीन्स में हम बनाते हैं, वैक्सीनेशन को तैयार करते हैं, मेडिसिन में हम इसको मेडिसिन को तैयार किया जाता है, एग्रीकल्चर में इसकी यूटिलिटी है, एनिमल हस्बेंड्री में इसकी यूटिलिटी है। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स को हम देखते हैं। व्हाट इज मेंडेलियन जेनेटिक्स? तो अब जॉर्ज ग्रेगर मेंडल को हमें क्या बोलते हैं, हम इज कॉल्ड द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। ग्रेगर मेंडल को हम फादर बोलते हैं जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स का फाउंडेशन जो था इन्होंने रखा।
और जो हमने जेनेटिक्स में पढ़ते हैं हेरिडिटरी, हम वेरिएशन पढ़ते हैं, तो उसकी जो प्रिंसिपल्स जो थे वो इन्होंने डिस्कवर किए। तो इन्होंने तो आगे हम देखते हैं कि क्या है ये। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया 7 सालों तक। उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए, पी प्लांट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, एक एक्सपेरिमेंट का नाम था मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट और दूसरे का नाम था तो डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने देखा कि कुछ जो जीन्स थे वो ट्रांसफ़र हो रहे थे, कुछ फैक्टर्स जो थे वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे थे स्टेबल वे में। ओके, अब जिनको हम जीन्स बोलते हैं, वो जीन्स जो थी वो ट्रांसफ़र हो रहे थे ऑफस्प्रिंग में। तो इन्हीं को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, इन्हीं को हम बोलते हैं हेरिडिटरी। ठीक है, तो मेंडलिज्म क्या है बेसिकली? मेंडलिज्म जो प्रिंसिपल्स दिए ग्रेगर मेंडल ने, उनको हम बोलते हैं मेंडलिज्म। तो इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए गार्डन में पी प्लांट के ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर उन्होंने 3 तरह के लाश दिए। ठीक है, पहले उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। ठीक है, इन्होंने कहा, इन्होंने 2 पी प्लांट लिए और एक शॉर्ट लिया और एक लॉन्ग लिया। ओके, और उनको क्रॉस किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो क्या आई उनकी, वो टॉल थी, उनका नाम दे दिया F1 प्रोजनी। और उसके बाद उसने फिर क्रॉस किया F1 प्रोजनी को और उसने पाया कि टाल भी आए और शॉर्ट प्लांट्स भी आए 3:1 रेशो में। पहले उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो एक शॉर्ट प्लांट लिया, एक लॉन्ग प्लांट लिया, उनको क्रॉस किया, तो उसने देखा कि सारे के सारे लॉन्ग प्लांट्स आए ऑफस्प्रिंग। उसके बाद फिर जो F1 प्रोजनी थी, जो F1 प्रोजनी का नाम दिया उनको, उसको फिर उसने क्रॉस किया। तो क्या हुआ, तो रिजल्ट्स जो आए उसमें शॉर्ट प्लांट्स भी थे और लॉन्ग प्लांट्स भी थे। ओके, उसने एक्सपेरिमेंट एक तो शॉर्ट टॉल के बेसिस पे भी किया, उसने ग्रीन पीस के ऊपर भी किया, येलो पीस के ऊपर भी किया। ठीक है, ग्रीन पीस, येलो पीस और राउंड और बॉटम, राउंड और रिंकल्ड, राउंड भी थे, रिंकल्ड भी थे और ग्रीन भी थे और येलो भी थे, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो उन्होंने इस मेंडल ने इसमें भी रिजल्ट्स जो है उनको सेम ही देखने को मिले। तो इसके बेस में उन्होंने कहा एक 2 लॉस दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया। इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस में डाई में 2 इन्होंने ट्रेड्स लिए, एक लिया येलो ग्रीन, ठीक है, और लिया यानी कि जो 2 और फीचर स्टडी किए। ठीक है, 2 ट्रेड्स लिए, 2 उन्होंने क्या सीड्स लिए, एक रिंकल्ड थी और ग्रीन थी और दूसरी येलो थी और राउंड थी। तो इन्होंने सीड्स को क्या किया, जो फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी थी वो सारी की सारी राउंड येलो आई। तो पहले शॉर्ट और टाल लिया, दूसरे केस में रिंकल्ड और येलो लिए और रिंकल्ड राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन, ग्रीन के साथ रिंकल्ड लिया तो उसको क्रॉस किया। तो क्या हुआ, F1 जो प्रोजेनी थी उनकी वो कैसी आई, वो आई राउंड येलो आई। और रेशो क्या थी, पहले रेशो थी 3:1, फिर रेशो आई 9:3:1। ओके, तो अदर ट्रेड्स के भी इसने दिया तो रिजल्ट्स जो सिमिलर आए। तो पहला उन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस और तीसरा उन्होंने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो 3 इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसपे उसने एक्सपेरिमेंट किया टॉल प्लांट के ऊपर, शॉर्ट प्लांट के ऊपर, और दूसरा एक्सपेरिमेंट किया राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के ऊपर। F1 प्रोजेनी में सारे के सारे राउंड और येलो आए और जिसमें उसने कंक्लूड किया कि ये जो रेशो थी 9:3:1 की रेशो आई। तो उसने कहा कि सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल का आया, तो उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो उसने किया। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या थी इसकी, इसने क्या किया, इसने जो है बहुत सारी डिजीजेस को क्योर करने में हेल्प की।
तो इसने मैथ्स को फर्स्ट टाइम अप्लाई किया बायोलॉजी में। तो इसने जो है वो प्रिंसिपल्स जो है वो नियम दिए, हेरिडिटरी के नियम दिए, और इसने जेनेटिक्स के नियम जो है वो दिए इसने। तो इन्होंने बायोलॉजी का फाउंडेशन उस टाइम पे हुआ जब, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने ऑर्गेनिक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया, और जॉर्ज मेंडल ने मेंडलिज्म दिया, मेंडल्स के प्रिंसिपल्स दिए। तो ये जो है इन चीज़ों की स्टडी करके उन्होंने इनको फाइंड आउट किया। ओके, तो अब मेंडेलियन ट्रेड्स क्या है? बेसिकली मेंडेलियन ट्रेड्स वो हैं जो कि मेंडल्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो अगर दो ही पॉसिबल वर्जन्स हैं, एलीलीज है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। ठीक है, तो हमने मेंडल्स को देखे थे। मेंडल ट्रेड्स क्या होते हैं जो कि मेंडल्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। अब मेंडल के ट्रेड्स जो है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो सिमिलर लॉ को फॉलो करके, लॉ ऑफ डोमिनेंस को, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो ये है मेंडेलियन ट्राइब्स। ओके, अब जिसमें एप्लीकेशन ऑफ मेंडलिज्म। अब एप्लीकेशन बेसिकली इसमें भी जैसे जेनेटिक्स करता है, जेनेटिक डिसीजों को क्योर, मेंडल प्रिंसिपल्स भी जेनेटिक डिसीजों को क्योर करते हैं कि कैसे ऑफस्प्रिंग जो है वो पास ऑन करते हैं, है ना। पेडिग्री एनालिसिस, है ना। तो हम ट्रेस करते हैं कैरेक्टर को, पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को और प्रोजेनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस करता है। हमने देखा जो एप्लीकेशन जेनेटिक्स में होती है, जैसे मेडिको लीगल पर्पस में, जैसे हमने देखा उसमें एप्लीकेशन थी, पेडिग्री एनालिसिस हम करते हैं, है ना। आप देखते हैं मेंडल एप्लीकेशन को हम स्टडी करते हैं, मेडिकल की में एप्लीकेशन है, हमने डीएनए रिकॉम्बिनेशन में एप्लीकेशन है, जीन थेरेपी में एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन है, एब्नॉर्मल डिसऑर्डर्स में एप्लीकेशन है। ओके, तो एप्लीकेशन इसकी वाइड है, इसकी एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन है, इसकी मेडिकल में एप्लीकेशन है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में एप्लीकेशन है, डिसीजेस क्योर करता है, डिसऑर्डर्स को। पेडिग्री एनालिसिस हम इनसे कर सकते हैं, है ना। जेनेटिक काउंसलिंग हम कर सकते हैं, वो बताया मैंने, जेनेटिक काउंसलिंग, है ना। तो इसमें जो क्रोमोसोमल थ्योरी है इनहेरिटेंस की, मेंडल्स थ्योरी है इनहेरिटेंस की, वो कहती है कि जो जीन्स है वो पेयर्स में आते हैं, एक मदर साइड से आता है जीन्स और एक फादर साइड से आता है। क्रोमोसोम्स का कहना है कि क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्स में आते हैं, एक क्रोमोसोम फादर साइड से आता है, एक क्रोमोसोम मदर साइड से आता है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, और एक है मेंडल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को हमने एक्सप्लेन किया, और ये भी हमने देखा कि जीन्स भी जैसे एक पेरेंट से आता है, एक मदर से आता है। ओके, तो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स इन मैन, फैमिली स्टडी, सिंगल फैक्टर, मल्टी फैक्टर, सब लिथल, लिथल सब लिथल एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन मैन को हम स्टडी करेंगे। ओके, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देखा हमने, मेंडल्स वर्क को देखा, किस तरह से एलीलीज है वो सेपरेट होती हैं गैमेट्स में। ओके, तो जीन्स जो है वो कम आते हैं मेंडल्स वर्क में। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलती है कि जीन्स आर फाउंड एट स्पेसिफिक लोकेशंस और ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम। The pattern of behavior of the chromosome during meiosis explains us the Mendel's law as to how genes are inherited. किस तरह से जीन्स जो है वो why और how क्या क्यों करती हैं, और how का आंसर दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को। अब क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस की बात करें तो ए सिंगल जो है ना, वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है कंप्लीट ट्रेड। सिंगल ट्रेड इन्फ्लुएंस करता है, एक जीन जो है डोमिनेंट जीन इन्फ्लुएंस करता है कंप्लीट ट्रेड को। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है जब ट्रेड तभी शो होएगा जब जितने भी उसके कॉपीज होंगे ना, जीन की एलीलीज होंगी, वो जब प्रेजेंट होंगी। ओके, तो हम क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस को हम डोमिनेंट को भी से भी रिलेट करके दे सकते हैं, और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को हम जो है वो जितना जो है उसको हम मोनो जेनिक इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस क्या है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है। इसमें क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में एक जीन जो है वो सफिशिएंट है ट्रेड को देने के लिए। ओके, तो जीन्स, वो जीन्स जो कि कंप्लीट ट्रेड को रिप्रेजेंट करे उनको बोलते हैं मोनोजीन्स। ओके, और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को हम क्या करते हैं, जिसमें बहुत सारे जीन्स एलीलीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेड को शो करने के लिए। ओके, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है, और यह है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, तो मेंडेलियन जेनेटिक इनहेरिटेंस में हम क्या करेंगे, हम क्वालिटेटिव जेनेटिक इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस। सिंगल फैक्टर को पढ़ेंगे, और उसके बाद पहले सिंगल फैक्टर देखते हैं। तो सिंगल फैक्टर में क्या होगा कि एक मेजर जीन की वजह से आपको जो है वो ट्रेड जो है वो डिपिक्ट होएगा। अब जो है जो जीन्स मेंडेलियन जीन्स जो है वो क्या है, इसमें आपको जो प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स का। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। तो इसमें एक ट्रेड जो है वो सफिशिएंट होता है कास्ट करने के लिए, सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस। ओके, अब बहुत सारे एलीलीज होते हैं जीन्स के, तो एक जीन्स काफी है। तो अब जैसे सेम एलीलीज है इंडिविजुअल्स में, तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस है, और अगर डिफरेंट कॉपीज हैं तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव को एक्सप्लेन करते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, एक डोमिनेंट एलीली जो है वो है नेसेसरी है तो फिनोटाइप को शो करने के लिए। और ऑटोसोमल रिसेसिव में हम क्या करते हैं, जो जब इंडिविजुअल जो है दो कॉपीज, एक कॉपी जो है वो शो नहीं करेगी। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो क्या करेगा, कैरियर का काम करेगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, है ना। अब सिंगल जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, सिंगल जीन की वजह से ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था डोमिनेंट केस में ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, इसमें आता है हंटिंगटन्स डिसीजेस हमने डिस्कस किया था, फिनाइल कीटोनुरी आता है, हेमोफीलिया ए आता है। ओके, अब हमने बात कर दी क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस की, अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की। अब क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस है, यहाँ पे हम इनको हम मोनो नॉन मेंडेलियन जेनेटिक पैटर्न्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब कॉम्बिनेशन हो मल्टी फैक्टर का और पॉलीजेनिक का, तो उसको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लेकिन पॉलीजेनिक का मतलब होता है कि बहुत सारे जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, और मल्टी फैक्टर का मतलब होता है जीन्स के साथ पॉलीजेनिक के साथ एनवायरमेंट का भी रोल होता है। तो ये है सिंगल मोनोजेनिक इनहेरिटेंस हमने पढ़ा, जिसमें सिंगल जीन इनहेरिटेंस होता है
सिंगल जीन इनहेरिटेंस होता है। उसके बाद आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें बहुत सारे जीन्स जो है वो कॉपीज, एलिजेस की कॉपीज का वो कारण बनती है पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए। और जब हम बात करते हैं मल्टी फैक्टर की, तब हमको मल्टीपल जीन्स की बात होगी और साथ में एनवायरनमेंट का रोल जो है वो प्ले होएगा, जो कि एक्सप्रेस करेगा फिनोटाइप को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ट्रेड जो है वो बहुत सारे एलीलीज की वजह से आता है। इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। आगे इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, पॉलीजेनेटिक क्या है, मल्टीजेनिक क्या है, मल्टी फैक्टर क्या है, ओके, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने बताया आपको, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है ना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि मोर देन वन जीन्स की वजह से जो है, मोर देन वन कॉपीज की वजह से वो आपको ट्रेड जो है वो देखने को मिलता है। तो पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस में जैसे आप बात कर लीजिए, जो हाइट होती है, स्किन का कलर है, आइज का कलर है ना, तो ये जो है ये फिनोटाइपिक एग्जांपल है। ये फिनोटाइपिक है। और आपको जो है इसमें आपको पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगी। ये है पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस। और आपने देखा था सिंगल जेनेटिक इनहेरिटेंस में मैंने बताया आपको, जिसमें हंटिंगटन्स डिसीज रोल प्ले करती है, जिसमें फिनाइलकीटोनुरिया रोल प्ले करती है, हेमोफीलिया जो है वो है एक एग्जांपल मैंने दी। और तो हमने सिंगल जेनेटिक इनहेरिटेंस को पढ़ा, सिंगल जीन को पढ़ा, हमने मल्टी जीन को पढ़ा, पॉलीजेनिक को पढ़ा, मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस को पढ़ा। ओके, तो सिंगल जेनिक सिंगल हमने देखा कि मोनोजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, डोमिनेंट को पढ़ा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, है ना। तो उसमें हमने पढ़ा आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एग्जांपल्स मैंने बताई आपको, स्किन कलर, हाइट, आइज कलर, हेयर कलर, ओके। पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी फैक्टर। मल्टी फैक्टर की बात की हमने, है ना। तो अभी हम पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की वजह से ही जो वेरिएशंस आती हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, और इसका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ पॉलीजेनी फॉर एवोल्यूशन, ओके। अब मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस में क्या क्या होता है। मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस में इसमें जो है जो हेल्थ प्रॉब्लम होएगी या डिफेक्ट होएगा या कोई डिसऑर्डर होएगा, वो उसमें एनवायरनमेंट का भी रोल होएगा, और उसमें आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो इसमें फैक्टर्स क्या होगा, एक फैक्टर तो जीन है, दूसरा लाइफस्टाइल हो सकता है ना, और न्यूट्रिशन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ये सब चीजें आती हैं, इलनेस हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, ओके। तो ये आ गया हमें बात की मल्टी फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स की। मल्टी फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर ली हमने। इसमें हम देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज, इसकी मैं एग्जांपल दे दी आपको, मल्टी फैक्टर ट्रेट, है ना। मल्टी फैक्टर में क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर ली, मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस की भी बात कर ली, मोनोजेनेटिक इनहेरिटेंस की भी हमने डिस्कस कर लिया, डिटेल में हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया, ओके। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं मल्टी फैक्टर और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम देखेंगे क्या फर्क है दोनों में। अब मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस में आपको जेनेटिक का रोल भी मिलेगा और एनवायरनमेंट का रोल भी मिलेगा, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको मल्टीपल जीन्स का रोल प्ले मिलेगा, ओके। तो उसके बाद हम बात करते हैं लीथल जीन्स की और सब लीथल जीन्स की। तो लीथल जीन्स
सब लिथल जीन्स क्या होता है? लिथल जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो कि ऑफस्प्रिंग की एंड कर देते हैं, वो उसकी खत्म हो जाता है ऑफस्प्रिंग। तो फ्रेंच जेनेटिक्स से ल्यूशियन क्यूनॉट जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लिथल जीन्स को, जब उन्होंने जो कोट कलर का है माइस का, वो उस पे उन्होंने जब रिसर्च की तो उन्होंने पाया लिथल जीन्स होते हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो कोट कलर की वजह से 22 में डेथ हो गई, तो इनके लिए क्या हुआ? ये लिथल जीन हुआ। तो लिथल जीन्स की सब टाइप्स हैं, तो इसको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। लिथल जीन्स रिसेसिव लिथल्स हो सकता है ना? रिसेसिव लिथल्स हो सकता है, डोमिनेंट लिथल्स हो सकता है, कंडीशनल लिथल्स हो सकता है, बैलेंस लिथल हो सकता है, गैमेट लिथल हो सकता है। अब रिसेसिव, अब सब लिथल की बात करेंगे हम। अब जीन्स को वाइटल जीन्स भी बोलते हैं, लिथल जीन्स भी बोलते हैं, सब लिथल भी बोलते हैं, सब वाइटल वाइटल सब वाइटल जीन्स, सब लिथल जीन्स, सुपर वाइटल जीन्स, सब वाइटल जीन्स, सब लिथल जीन्स एंड वाइटल जीन्स। तो ये जीन्स की हमने 5 क्लासेस बताई आपको। ओके, तो अब लिथल्स में हम देखते हैं रिसेसिव लिथल्स। तो रिसेसिव लिथल्स का मतलब होता है कि जब जो रिसेसिव लिथल जो है वो कैसे, जैसे हमने बात की सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव लिथल है। डोमिनेंट लिथल जिसकी वजह से, जो एग्जांपल मैं दे दूं आपको, हंटिंगटन डिजीज, सेम हमने रिलेट करके इसको स्टडी को, टॉपिक को देखना पड़ेगा। हमने देखा सिंगल मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, फिर हमने देखा डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट देखा, फिर हमने देखा डोमिनेंट लिथल फिर रिसेसिव लिथल देखा, फिर हमने देखा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को देखा, ऑटोसोमल रिसेसिव को देखा, रिसेसिव लिथल्स हैं। तो ये जो है लिथल जीन्स हैं, रिसेसिव लिथल्स होते हैं ये, है ना? तो लिथल जीन्स हमने पढ़ लिया। डोमिनेंट लिथल्स कौन से हो गए, है ना? तो इसमें एक कॉपी भी होगी तो फैटल होएगा फिटस के लिए। तो इससे क्या होता है? डेथ हो जाती है अंडाइटी की। ओके, अब होता है कंडीशनल लिथल। तो ये लिथल अगर एनवायरनमेंट वैसा हो तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है। बैलेंस लिथल, तो अब क्या होता है कि 2 डिफरेंट लिथल ग्रुप्स वो ऑपरेट करते हैं ऑर्गेनिज्म में और बैलेंस करते हैं इधर के इफेक्ट को। ठीक है, ये अपने चीजें गैमेटिक लिथल्स होता है। लिथल सब लिथल जीन्स क्या होते हैं? रिसेसिव, डोमिनेंट, बैलेंस्ड, कंडीशनल लिथल। एनवायरनमेंट का इसमें रोल रहता है। बैलेंस लिथल एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। गैमेटिक लिथल्स है। तो गैमेटिक लिथल्स हो गए जो कि गैमेट को फर्टिलाइज होने नहीं देते हैं। तो हमने वाइटल जीन्स के बारे में पढ़ा, है ना? तो लिथल जीन्स वो हो गए, ये जीन्स वो हो गए जो कि सर्वाइवल करने में हेल्प करते हैं। लिथल जीन्स होते हैं जो कि अगर प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी। सब लिथल्स होते हैं वो डेथ तो नहीं होती, तो लेकिन कुछ इंडिविजुअल बच जाते हैं, कुछ की डेथ हो जाती है। सब लिथल जीन्स अगर है तो इंडिविजुअल कई बार सरवाइव कर जाता है और अल्टीमेटली 90% केसेस में तो सरवाइव नहीं करता है, बट 10% केसेस में जो है वो सरवाइव कर जाता है। लिथल केस में तो सर्वाइवल की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। बट तो ये है सब लिथल जीन्स और सेमी लिथल जीन्स। और इसमें कुछ सुपर वाइटल जीन्स होते हैं, कुछ सब वाइटल जीन्स होते हैं। तो क्या होता है, कुछ जीन्स जो हैं वो बेसिकली जो म्यूटेंट जीन्स होते हैं, है ना? तो अब सब वाइटल जीन्स की वजह से इंडिविजुअल्स जो है वो 90% इंडिविजुअल्स के केस में उनकी डेथ्स हो जाती है।
और सुपर वाइटल जीन्स में तो सर्वाइवल जो है ना, तो वो कर जाता है। सच जीन्स आर कॉल्ड सुपर वाइटल जीन्स। ठीक है, तो रीसेंट जो एडवांसेस हैं वो हम देखते हैं क्या है ह्यूमन जेनेटिक्स में। आरएनए, आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको इस वीडियो में यहाँ तक ही पढ़ेंगे, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसका जो ह्यूमन जेनेटिक्स में जो है जो डीएनए है बेसिकली, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग करना डीएनए की और आरएनए की, और अगर हम इसको अंडरस्टैंडिंग दोनों को साथ में लेके करेंगे तो हमें ज़्यादा इसकी रेलेवेंस देखने को मिलती है। ओके, तो डीएनए मॉडिफिकेशन को हम स्टडी करते हैं, हम आरएनए को स्टडी करते हैं, है ना। तो इट इज़ बायोलॉजिकली रेलेवेंट है डीएनए। इसकी वेरिएशंस क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, वो हम जेनेटिक्स स्टडी करते हैं। ये होता है लिक्विड बायोप्सी। लिक्विड बायोप्सी होती है कि हम डीएनए को जो डिलीशन हो गई है सेल से, ठीक है, और सेल फ्री डीएनए, सेल फ्री डीएनए को हम कैप्चर करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं लिक्विड बायोप्सी को। इसको हम जो सेल से अलग हो गया है डीएनए उसको हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी इसका है, तो प्रोस्पेक्टिव मदर्स एंड फादर्स की जो स्क्रीनिंग है वो की जाती है, और इससे हमें पता चलता है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें इनहेरिटेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वो स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक है, तो इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसका एडवांटेज है, लिक्विड बायोप्सी में इसका एडवांटेजेस है, और आरएनए में इसका एडवांटेजेस है। तो दिस इज कॉल्ड मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े, प्रिंसिपल्स पढ़े जेनेटिक्स के। ठीक है, उसके बाद हमने बायोकेमिकल मेथड्स है, देन इम्यूनोलॉजिकल मेथड है, देन साइटोजेनेटिक मेथड है, पेडिग्री एनालिसिस है, ट्विन मेथड है, को ट्विन मेथड है। तो इन मेथड्स को हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इम्यूनोलॉजिकल मेथड, रिकम्बिनेंट डीएनए, साइटोजेनेटिक मेथड, फिश पढ़ा हमने, है ना, फ्लोरेसेंट प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ी हमने, है ना। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन मेथड पढ़ा हमने, एरे ऑफ जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन मेथड पढ़ा हमने, फिश टेक्नोलॉजी पढ़ी हमने, डीएनए रिकम्बिनेंट और डीएनए टेक्नोलॉजी को स्टडी किया हमने, सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस को स्टडी किया, मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस को स्टडी किया, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस को स्टडी किया, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को स्टडी किया, लीथल जीन्स को स्टडी किया, सब लीथल जीन्स को स्टडी किया। सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जीन्स हैं, हंटिंगटन डिसीज़ है, और हमें हीमोफीलिया ए है। देन हमने डिस्कस किया सिकल सेल एनीमिया है। फिर हमने डिस्कस किया नाइट ब्लाइंडनेस जो एक्स रिसेसिव है। देन एक्स डोमिनेंट में आपने देखा रिकट्स है ना। हमने लीथल जीन्स को स्टडी किया, कोट कलर है माइस में, वो क्या है, लीथल जीन है, तो डेथ हो जाती है इंडिविजुअल्स की। तो इसमें लीथल जीन्स में एग्जाम्पल हमने हंटिंगटन जीन्स की एग्जांपल दी, हेमोफीलिया की एग्जांपल दी, और उसके बाद सब लीथल जीन्स में हमने एग्जांपल दी, सिकल सेल एनीमिया की एग्जांपल दी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने स्किन कलर की एग्जांपल दी, स्किन कलर, हेयर कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से है। मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस से जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड शुगर है, तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, न्यूट्रिशन फैक्टर्स है, एनवायरमेंट फैक्टर्स है, जेनेटिक फैक्टर्स भी है। तो इन चीज़ों की वजह से हमें अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। तो इसमें हम मेडिसिन को इन्वेंट करने में हेल्प मिलती है, हमें जीन काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग करने में हेल्प मिलती है,
हमें abnormalities को स्टडी करने में हेल्प मिलती है। क्रोमोसोम्स की हमें पोजीशंस को स्टडी करते हैं, उसकी लेंथ को स्टडी करते हैं, नंबर्स को स्टडी करते हैं। अब डीएनए होता क्या है? डीएनए सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए क्रोमोसोम्स में होता है, क्रोमोसोम सेल्स में होता है, ठीक है। तो हमने होमोजाइगस पढ़ा, हेट्रोजाइगस क्या होता है, डिफरेंट एलीलीज है तो हेट्रोजाइगस है, सेम एलीलीज है तो होमोजाइगस है, एलीलीज है डिफरेंट फॉर्म्स हैं जीन्स की, कॉपीज हैं डिफरेंट जीन्स की, ओके। एक कॉपी से कारण भी जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है। कई बार दो कॉपीज वो एक पेरेंट्स मदर साइड से दोनों कॉपी इनहेरिटेंस की वजह से जो वो फिनोटाइपिक वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वेरिएबल हमें देखने को मिलता है। तो इसका मेडिसिन में भी इसका रोल है, इसका एग्रीकल्चर में भी इसका रोल है, इसका हमें इसका इंसुलिन में भी रोल है, इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी इसका रोल है, लिक्विड बायोप्सी में इसका रोल है, आरएनए हम स्टडी करते हैं। तो ये हम चीज़ें इनको स्टडी करो। इस वीडियो में हम यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। गाइस बाय बाय, टेक केयर।